नमस्कार, मैं हूं उमाकांत बोहरे फ्रॉम उमाकांत एक्सीलेंस आईएएस कोचिंग जवाहर चौक भोपाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। छात्रों, आपको जो भी मैं अपने इस लेक्चर में जानकारी दूंगा, आपको पसंद आए या ना भी आए तो भी मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और इसका लाभ भी उठाएं। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है और साथ ही परीक्षा की दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। आज के जिस हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। हमारी जिज्ञासा है, पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक घेरा है, इस वायु के घेरे को ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब ये वायु का घेरा अति महत्वपूर्ण है। क्यों? ये पृथ्वी पर जीवन जीने की उन महत्वपूर्ण दशाओं में से एक है जिनके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि वायु का ये घेरा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। आज हम जिन दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश कर रहे हैं उनमें यही एक कमी है कि उनमें वायु का ये घेरा नहीं पाया जाता। तो वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर होने वाली मौसमी गतिविधियां होती हैं, बारिश होती है, कोहरा पड़ता है, ओले गिरते हैं, हवा चलती है, वायुमंडल के कारण ही। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वी का औसत तापमान कभी भी 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो पाता। तो हम समझ सकते हैं कि वायुमंडल कितना महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है, ये वायुमंडल पृथ्वी पर है ही क्यों? तो इसका उत्तर आपको मिलने वाला है पृथ्वी, जो कि पृथ्वी में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और इस फोर्स के कारण इसके चारों तरफ गैसों का एक घेरा बना हुआ है, क्योंकि पृथ्वी ने अपने इन गैसों को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की जो पावर है वो जितनी ज्यादा है उतनी सीमा तक ही ये वायुमंडल पाया जाता है। इसके ऊपर आपको वायुमंडल नहीं मिलेगा, लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर वहां तक नहीं है। तो ये इस कारण से वायु का ये घेरा है। अब इस पूरा जो गैसों का एक यांत्रिक मिश्रण है, वायुमंडल क्या है? गैसों का एक यांत्रिक मिश्रण है। ये प्रश्न है कि ये वास्तव में वायुमंडल क्या है, तो आपको बताना है यह एक गैसों का एक यांत्रिक मिश्रण है। तो इसमें कौन कौन सी गैसें हैं अपन देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है, सबसे प्रमुख गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो 78.08% है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस। दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन जो 21.95% पाई जाती है। 20.95 है, तो अपन राउंड फिगर में 21% कर रहे हैं। 21% है और ये दोनों गैसें मिलकर के वायुमंडल का एक बड़ा हिस्सा 99% बनाती हैं। और इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है अपनी आर्गन गैस, जो कि एक अक्रिय गैस है जो 0.93% है। एंड इसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है। अब हम इन एक एक गैस को लेकर के इनके सिग्निफिकेंस को समझेंगे। इसके अलावा कई सारी अक्रिय गैसें वायुमंडल में हैं और इसके साथ ही वायुमंडल में और क्या क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलती है जलवाष्प, वाटर वेपर मिलती है, जलवाष्प मिलता है और इसके अलावा इसमें धूलकण भी मिलते हैं। वायुमंडल में धूलकण भी मिलते हैं। और एक बड़े मतलब आश्चर्य की बात है कि इन सभी जितने भी एलिमेंट आपको वायुमंडल में मिल रहे हैं, इन सभी का कोई ना कोई रोल जरूर है और वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, इस गैस को अगर हम देखें तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, बल्कि पेड़ पौधों में, खासतौर पर लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है और इस कारण से जो है धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। फसल चक्रीकरण में हमें
अनाज के बाद में लेग्यूमिनस कुल मतलब मटर कुल के पौधों की खेती की जानी चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। भारत में जो भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है यूरिया, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन बड़ा उपयोगी है। इसके अलावा नाइट्रोजन का दूसरा बड़ा गुण यह है कि नाइट्रोजन के उपस्थिति के कारण ही कोई भी चीज एकदम भक्के से नहीं जल जाती, बल्कि धीमे धीमे करके जलती है, तो ये नाइट्रोजन के कारण ही होता है। तो नाइट्रोजन की आपने सिग्निफिकेंस देखी। इसके अलावा नाइट्रोजन एक स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन गैस है। इसी वजह से जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाती है फेफड़ों में, और हम जब सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन जो कि 78 पॉइंट जो भी रेशियो है उसके साथ ही वो बाहर भी निकल जाती है। बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो कि एक प्राणदायक गैस है, हम जानते हैं कि इसके बिना भी जीवन संभव नहीं होता। ऑक्सीजन के कारण ही हम श्वसन क्रिया करते हैं, पूरे जीव जंतु श्वसन क्रिया करते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीजन दहन के लिए भी आवश्यक है। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो दहन करना मुश्किल होगा। तो ये ऑक्सीजन के थोड़े बहुत गुण। इसके बाद हम बात करते हैं आर्गन की। तो आर्गन एक अक्रिय गैस है जो 0.93% है। इसका इस्तेमाल हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बल्ब बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जीनॉन, क्रिप्टॉन और भी जो शून्य वर्ग की गैसें हैं ये भी वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम है। सब अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर किसी का है तो वो आर्गन का है। इसके बाद हम चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड ये जीवन जीने के लिए उपयोगी तो नहीं है, लेकिन जीवन की आवश्यक शर्तों में से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ही फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बना रहता है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति सूर्य का जो एब्जॉर्ब किया गया प्रकाश है, जो कि भौमिक विकिरण के रूप में रिटर्न होता है, पृथ्वी से भौमिक विकिरण के रूप में रिटर्न होता है, उसको ये बाहर जाने से रोक देता है। एक छन्ने की तरह, एक कंबल की तरह ये पूरी पृथ्वी को कवर किए हुए है, और इसी वजह से जो है पृथ्वी पर औसत तापमान बना रहता है। एक डायग्राम से आप इसको समझेंगे कि ये सनलाइट आई और यहाँ पर ये भौमिक विकिरण हुआ, ये वापस जब रिटर्न जाती है यहाँ पर CO2 है तो इसको जाने से रोक देती है, और धीरे धीरे करके ये हालांकि निकलती है, लेकिन ये दिन और रात के तापमान में अंतर नहीं आने देती। तो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी महत्वपूर्ण गैस है। एक अहम बात कि कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कई ऐसे माध्यम है जिनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, लाइक हमारी जो गाड़ियां चलती हैं, उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं होता है, और भी कई मानवीय क्रियाएं हैं जिनके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही, और इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार बढ़ती मात्रा ने इस रोकी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा को बढ़ा दिया है, और इसी वजह से पृथ्वी पर औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, और इसीलिए इसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया है, और इसकी गाइडलाइन पूरी दुनिया में सभी देशों को फॉलो करना जरूरी बताया गया है। चलिए, तो ये हमने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया। इसके बाद बात करते हैं अपन जलवाष्प की। जलवाष्प अर्थात पूरी पृथ्वी पर जो हमें जल दिखाई देता है समुद्रों के रूप में, इसमें अवशोषित जल जो है वो वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला जाता है। तो ये पूरे वायुमंडल का लगभग 4% है। कहीं पर कम, कहीं पर ये ज्यादा मिलता है। मरुस्थलों के ऊपर जलवाष्प कम मिलता है, वहीं पर सामान्य तौर पर ये 4% के रूप में मिलता है। पूरे जलमंडल का 0.001% जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में संग्रहित है। इसका ज्यादातर जो जलवाष्प है ये 2 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है।
इसके ऊपर जल वाष्प नहीं जाता। जल वाष्प बड़ा उपयोगी है किस चीज के लिए? दो चीजों के लिए। नंबर एक, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी बात है कि जल वाष्प के कारण ही वर्षा होती है, वर्षा की बूंदें बनती हैं, बादल बनते हैं। तो जल वाष्प बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एक अहम बात कि मरुस्थलों में जल वाष्प की कमी होने की वजह से ही रेगिस्तान दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडे होते हैं, क्योंकि वहां पर जल वाष्प की अनुपस्थिति होती है। अब इस पर थोड़ा सा आप गौर करिएगा, ऐसा क्यों होता है। चलिए, अब जल वाष्प के बाद अब आते हैं धूलकण। धूलकण जो वायुमंडल में चारों तरफ फैले हुए हैं, ये धूलकण राख के कण होते हैं, नमक के कण होते हैं और धूल के कण होते हैं। तो ये कण भी बहुत बारीक बारीक, जैसे आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसकी लाइट के सामने बहुत बारीक बारीक कण आते हैं। इवन कुछ तो हमारे चारों तरफ होते हैं, हमारी सांस के साथ नाक के अंदर बाहर होते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो ये जो धूलकण होते हैं, ये वास्तव में आर्द्रताग्राही होते हैं, मतलब ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जब बूंदें बनती हैं तब ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि बूंद इन्हीं जो धूलकण हैं, इनके चारों तरफ जल वाष्प के कणों के एकत्रित होने के कारण बनते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं वर्षा होने में। तो इस तरह से आपने देखा कि वायुमंडल में पाए जाने वाले इन एलिमेंट्स को, और आपने इनको समझा भी। अब हम अपने अगले वीडियो में आपको वायुमंडल का जो वितरण है कि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर कौन कौन सी लेयर्स इनमें पाई जाएंगी, उनका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। इनमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि एक और गैस होती है जिसका नाम है O3 अर्थात ओजोन गैस। ओजोन गैस जो समताप मंडल में पाई जाती है, इन मंडलों की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन इन समताप मंडल में 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गैस पाई जाती है, O3 अर्थात ओजोन गैस। ये ओजोन गैस भी उसी तरीके से एक आवश्यक दशा है जीवन जीने की, जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के बारे में बताया। ओजोन गैस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, परावैंगनी किरणें हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और इस वजह से वो किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। अगर वो आ जाती तो हमें त्वचा के कई रोग, त्वचा कैंसर टाइप के रोग हो जाते। ओजोन को सबसे ज्यादा क्षति जो पहुंच रही है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पहुंच रही है, और उसकी मात्रा में कमी करने के लिए जो ओजोन को नष्ट करने वाली गैसें हैं, उसके लिए भी एक 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, जिससे ओजोन गैस का संरक्षण किया जा सके। अगले वीडियो में मैं आपको धरती से ऊपर की ओर वर्टिकली मैं आपको लेयर्स बताऊंगा कि कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब आप जानेंगे कि हमारे ऊपर वायुमंडल की सीमा कहां तक है और उसको हम किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो छात्रों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। तो हैव अ गुड डे। नमस्कार।